कर रहा है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके 48 आवर्स पहले ये रिपोर्ट क्यों आई। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, सबको लेके गिरूंगा। अगर इस पे 10 से 12% भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए जैसे नॉर्मल आदमी पे लगता है, तो इतना तो अडानी ग्रुप की कई कंपनियों का टोटल मुनाफा तक नहीं है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के 2 दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था। और ये लोगों का पैसा है। ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला गया। और ऐसे में जब SBI और LIC जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट का भी नाम उछलता है कि ये अडानी के साथ मिलेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप की शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। 6 मई 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के काफी बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठा के नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन, ये एक इजरायली सिटीजन है जो एक जमाने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का हादसा मैनमेड था, इसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में ऐसे फाइनेंशियल मैनमेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था जिसका नाम बर्नी मैडोस पोंजी स्कीम था। आप अगर सर्च करोगे बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन द हिस्ट्री तो आपको मिलेगा, वहां पे हैरी का नाम मिलेगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे नेथन उन्हीं के साथ काम करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको शॉर्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं। तो जैसे बाकी कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए रन होती हैं, ऐसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये भी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन ये जो कंपनी है ये 2017 में खुली है, तो ये 10 साल कैसे कहते हैं वो तो नहीं पता, मे भी अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस काउंट कर रहे होंगे। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसा कैसे कमाती है, इनका काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको पता होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। जिनको नहीं पता उनको मोटा मोटी बता देता हूं कि शेयर मार्केट में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका और होता है जिसमें शेयर के प्राइस जब नीचे जाते हैं तब प्रॉफिट होता है, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि 10 तारीख को अडानी ग्रुप के शेयर 100% नीचे जाएंगे। मान लीजिए 3,000 का एक शेयर है अडानी ग्रुप का और मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर से बोला कि मुझे अडानी ग्रुप का एक शेयर उधार दे दो, मैं आपको 10 तारीख को लौटा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने शेयर लिया ब्रोकर से, पैसे नहीं लिए। तो अगर मैंने शेयर लिया है तो उसको मैं शेयर ही लौटाऊंगा, भले ही जो भी रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। और ब्रोकर से जैसे ही मैंने शेयर लिया उसको तुरंत जाके मार्केट में बेच दिया 10 तारीख से पहले 3,000 के रेट में, और मेरे पास 3,000 रुपए आ गए। अब मान लो 10 तारीख को अडानी का जो शेयर है वो 2,000 रुपए का हो गया, तो मैंने वो एक शेयर मार्केट से 2,000 रुपए में खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर दिया, तो मेरे पास 1,000 रुपए फालतू आ गए और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये तब पॉसिबल है जब मुझे कंफर्म हो कि प्राइस नीचे ही जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ये जो पूरा गेम होता है लाखों करोड़ों का होता है। ये जो शेयर्स उधार दिए जाते हैं उसको देने की भी कुछ कीमत होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत ही अलग अलग होते हैं। पहले कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से हिंडनबर्ग अपना कट लेता है। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया यही इस कंपनी का पैसा कमाने का तरीका है और ये ऐसा करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूएस के अंदर पूरी तरीके से लीगल है। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप नहीं पता कर सकते। विकिपीडिया की माने तो 5 एम्प्लॉइज हैं इनकी कंपनीज में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं इन्होंने,
जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली हैं और इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा प्रॉफिट कमाया और 29 केसेस में तो जिस कंपनी पे इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है उसके स्टॉक्स 50% से ज्यादा गिरे हैं। अडानी ग्रुप की रिसर्च से पहले हिंडनबर्ग ने जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें इनको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था वो निकोला नाम की एक कंपनी पे की थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी। हिंडनबर्ग ने जो निकोला के ऊपर रिसर्च की थी उसको नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था, झूठ का महासागर। निकोला की मार्केट वैल्यू 34 बिलियन थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इनकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 1.3 बिलियन तक बची। और ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी पे रिसर्च करते हैं उसके सिर्फ शेयर्स ही नीचे जाते हैं, उसके बाद उस कंपनी पे केस भी चलने स्टार्ट हो जाते हैं। निकोला के ऊपर जब इन्होंने रिसर्च की थी तो उसके बाद यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के अगेंस्ट इंक्वायरी की तो निकोला के डायरेक्टर को गिल्टी माना गया। और ऐसी कई कंपनीज WINS फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड्स, ब्लॉकचेन, इन सब का हाल बुरा हो गया था जब हिंडनबर्ग ने इन पे रिपोर्ट पब्लिश की थी। 90% तक शेयर्स नीचे गिर गए थे और जितना ये बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर यहां तक नीचे जाएगा इनकी रिपोर्ट आने के बाद, लगभग उतना ही जाता है। जैसे अडानी के केस में इन्होंने 85% तक बोला है कि नीचे जाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं उससे ज्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम ना आ जाए हिंडनबर्ग की रिसर्च में। लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च की है इस वाले केस में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके शेयर्स पे नहीं बल्कि इनके बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हिंडनबर्ग के किसी भी इन्वेस्टर के पास इंडिया में शेयर्स बाय और सेल करने का लाइसेंस ही नहीं है। इसलिए इस रिसर्च के आने के बाद शेयर मार्केट से ज्यादा बॉन्ड मार्केट में हलचल हो रही है। इंडिया में लोग शेयर मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज 1 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को 0 रेटिंग दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रेडिट स्विस ने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को अडानी के बॉन्ड्स के बदले लोन देना बंद कर दिया है। देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बॉन्ड्स को गिरवी रख के लोन्स लेते हैं जिससे उनको ट्रेड करने के लिए पैसे मिलते हैं। अडानी के बॉन्ड्स पे भी पहले जो फेस वैल्यू थी वो 70 से 80% तक लोन मिल जाता था, लेकिन अब क्रेडिट स्विस ने उन बॉन्ड्स को 0 मान लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि नए लोन्स तो मिलेंगे ही नहीं और जिन्होंने अडानी बॉन्ड्स के ऊपर पुराने लोन ले रखे थे उनको भी अब कुछ नया कोलेटरल देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बैंक उनकी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट कर देगा। इस खबर के आते ही स्टॉक मार्केट में एकदम खलबली सी मची हुई है और अडानी ग्रुप की जो कई सारी कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स है एक बार में नीचे गिरने लगे हैं। ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हिट है अडानी ग्रुप के लिए। देखिए 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज की अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसमें 88 क्वेश्चंस पूछे अडानी ग्रुप से। इस रिपोर्ट के अंदर 720 साइटेशंस थी। 720 साइटेशंस का मतलब यह हुआ कि जो भी इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में उतनी चीजों के इन्होंने प्रूफ भी दिखाए हैं साथ में, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये रिपोर्ट इन्होंने 2 साल लगा के बनाई थी और इसके लिए इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज भी ट्रैवल करी। जहां जहां पे अडानी ग्रुप के लिंक थे वहां वहां इन्होंने ट्रैवल किया। लेकिन नॉर्मली जब हिंडन रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं कि किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अडानी वाला जो केस था उसमें जनवरी 2022 में एक डिटेल न्यूयॉर्क मैगजीन में पब्लिश हुई थी जिसमें यह लिखा था कि नेथन एंडरसन मॉरिशस की पूरी जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री है उसको डाउनलोड करवा रहे हैं। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डाउनलोड करवा रहे थे वो अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट बहुत ही अटैकिंग रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई अडानी ग्रुप के लिए। ये रिपोर्ट इंडिया के अंदर सुनामी की तरह पड़ी। इसके आते ही अडानी रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में जहां पे वो 3रे नंबर पे थे वहां से उठ के सीधे 8वें नंबर पे आ गए। $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा नीचे आने लगे कि उस पे लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। लोअर सर्किट का मतलब हुआ कि अडानी के शेयर्स अगर आप उससे नीचे दामों में बेच के निकलना चाहो तो वो भी निकल नहीं सकते। चाहे अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, सबके शेयर्स बहुत ही तेजी से नीचे आ रहे थे। इसमें अडानी ग्रुप का तो जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, इसके साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने 4 लाख करोड़ रुपीस गंवाए। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। देखिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है इसमें मल्टीपल एलिगेशन लगे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। मैं इस पूरी रिपोर्ट का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लेकिन कुछ मेन एलिगेशन आपको मैं समझा देता हूं। देखिए सबसे बड़ा एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन का, और ये एलिगेशन इस रिपोर्ट आने से पहले भी अडानी ग्रुप के ऊपर लगते रहे। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइज का एक शेयर का प्राइस 130 रुपए के करीब था और नवंबर 2022 में अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर का प्राइस 4000 से भी ऊपर चला गया था। देखिए इतने कम टाइम में एक शेयर के प्राइस का इतना ऊपर जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। तो ऐसा क्या कर दिया अडानी एंटरप्राइज ने, ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला गया, वो भी तब जब कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मार्केट बंद है, रिसेशन जैसा माहौल है,
उस पर्टिकुलर टाइम पे शेयर इतना ऊपर पहुंच गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें हिंडनबर्ग ने शेयर किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी कैसे 3 साल में इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। देखिए, अब आप कहोगे कि शेयर की डिमांड ज्यादा थी इसलिए अडानी के शेयर के प्राइस बढ़ गए। इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है? डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, इसमें डिमांड ज्यादा होगी इसलिए हो गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज आप सोचिए कि अडानी ग्रुप के एक शेयर को लोग इतने ज्यादा दाम में ले क्यों रहे हैं? अब आप इसमें भी कह सकते हो कि सिंपली परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अडानी ग्रुप ने मुनाफा इतना ज्यादा धमाकेदार बनाया होगा कि लोगों की मजबूरी हो गई होगी उनके शेयर्स लेना और प्रॉफिट बनाना। तो देखिए, कोरोना टाइम और रिसेशन जैसे हालात थे और परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं थी इनकी, तो ये शेयर्स के रेट बढ़े कैसे? तो देखिए, इनके शेयर के जो प्राइस हैं वो दूसरे तरीके से बढ़े, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी अगर अपनी कंपनी के सारे शेयर्स पे कंट्रोल ले ले किसी भी तरीके से, तो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाता है। और जब डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो शेयर्स के प्राइस भी कंट्रोल हो सकते हैं, और शेयर्स के प्राइस ही होते हैं जो कंपनी को अमीर या गरीब बनाते हैं। इसलिए सेबी ने रूल बनाया है कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी 75% से ज्यादा शेयर्स खुद नहीं रखेगी, ताकि मार्केट फेयर तरीके से चले।